नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और सभी आदरणीय भारतीय आवाम से के समक्ष जो है एक मोदी भक्त पत्रकार के द्वारा नेहरू के विषय में वो नेहरू की उन करतूतों के विषय में वर्णन करने का नमूना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो सारी बातें कहता है लेकिन नेहरू को गद्दार नहीं बोलता है। तो उसी से आप सभी भारतीय भाई बहन ये अंदाज कर सकते हैं कि ये जो मीडिया में या पत्रकारों में जो बौद्धिक वर्ग लगा हुआ है वो किस स्तर का बौद्धिक बेईमान है और भारत विरोधी मानसिकता से सिर्फ मोदी के अंधभक्ति में किस कदर भारत विरोधी मानसिकता से वो ग्रसित है, उसका एक नमूना आपको बताना है। और इस तथ्य को भारतीय जनता दल इसी YouTube के माध्यम से कई बार बता चुका है। वो तथ्य यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उसका बुनियादी संस्थापक सदस्य है, यानी फाउंडिंग मेंबर है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो उसके चलते उसकी जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई सदस्य होते हैं, इस समय सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इन अस्थाई सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। और ये सुरक्षा परिषद जैसे आपका जैसे मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट जो है वो हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी होता है। उसी प्रकार सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ऊंची सर्वोच्च जो है वो निर्णायक संस्था है। और उनमें ये 5 जो सदस्य हैं, इनके हर एक के पास वीटो पावर होती है। कोई भी प्रस्ताव आए
वो और एक भी सदस्य यदि नहीं चाहता है तो वो प्रस्ताव पास वो प्रस्ताव जो है पारित हो नहीं सकता। और मैंने आतंकवादियों के विषय में जो पाकिस्तान में बैठे हैं आतंकवादियों के विषय में भारत के द्वारा कई बार प्रस्ताव लाया गया। उन पांचों में चार ने जो है जो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के समर्थन में वो उसका समर्थन किया। चीन ने अपने वीटो पावर से बार बार उसको जो है उस प्रस्ताव को रोक दिया। वो जितने भी आतंकवादी थे, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद और एक कोई जैश मोहम्मद का है, तमाम कि इनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करके जो है वो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीन ने बराबर इस प्रस्ताव को रोका है वीटो पावर के द्वारा। तो वीटो पावर जो है कितना महत्वपूर्ण है, वही वीटो पावर वाली अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका प्रस्तावित कर रहा था भारत को। तो जो है वो तो उस समय इसी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो भारत की राजदूत थी अमेरिका में। तो उसने चिट्ठी लिखी कि अमेरिका चाहता है कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत बने और ये सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट जो है भारत को मिले। तो ये नेहरू जो है भारत के लिए नहीं, दुश्मन चीन के लिए वो वकालत कर रहा था भारत का प्रधानमंत्री बनकर के कि यह अस्थायी सीट जो है भारत को नहीं मिलनी चाहिए, चीन को मिलनी चाहिए। इस तरह का जवाब उसको लिख दिया अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि उसमें भारत की राजदूत थी अमेरिका में। अब यह सवाल उठता है, उसी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत आज दर की ठोकरें खा रहा है, सबका समर्थन हासिल करना चाहता है और उस समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस भी भारत का समर्थन करता है कि भाई इसको अस्थायी सीट मिलनी चाहिए। अमेरिका इसमें राजनीति खेलता है। ये भारत को लाया जाएगा तो ब्राजील, जापान और दक्षिण अफ्रीका को भी लाया जाएगा। और तो यदि इन चारों को लाया जाएगा तो वीटो पावर नहीं मिलेगा। इस तरह का यह अड़ंगेबाजी राजनीति चल रही है भारत के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए। यानी और जब भी कोई राजनीतिक आता है भारत में तो उससे कहलवाया जाता है कि हाँ भाई भारत योग्यता रखता है अस्थायी सीट के लिए। माने दर की ठोकरें खा रहा है भारत इस समय। हमारे देश के लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो सुरक्षा परिषद जो है परिषद की अस्थायी सीट भारत को मिल रही थी और वो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली, ये जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री होकर के दुश्मन चीन के लिए जो है वो वकालत कर रहा था और उसने दुश्मन चीन को वो वीटो पावर वाली अस्थायी सदस्यता दिला दिया। और तो इसको वो तो जो मोदी भक्त पत्रकार था, हालांकि उसका नाम लेने का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन लेना इसलिए पड़ रहा है कि जनता उसको भी पहचान ले और वैसे पत्रकारों को भी पहचान ले। वो था सुशांत सिन्हा। सुशांत सिन्हा बार बार कह रहा है कि ये नेहरू की इतनी बड़ी गलती। हमारे भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि जो भारत का प्रधानमंत्री होकर के जो अस्थायी सीट भारत को मिल रही है वह दुश्मन चीन को दिलवा रहा है, तो ये गलती है। ये घोर गद्दारी है भारत के खिलाफ। इस गद्दारी को बार बार वो जो सुशांत सिन्हा कह रहा है कि ये गलती है। इसी प्रकार मोदी के जितने अंधभक्त पत्रकार हैं
और जो बौद्धिक वर्ग है और मोदी महोदय की जो ब्रिगेड है, ब्रिगेड माने जो जितने उसके नेता प्रवक्ता है, इसी प्रकार इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को जो है उसी गद्दारी के कारनामों को ढकने के लिए इसी तरह के जो है वो शातिराना जो है वो खुराफात करते हैं। मतलब कि उसकी होती है गद्दारी। जरा हमारे भारतीय भाई बहन ही खुद देखें ना कि भाई जो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली भारत को मिल रही थी, उसको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उठा करके चीन को दिला दिया। और वही अस्थायी सीट वीटो पावर वाली जो है इसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट जो है चीन के पास पड़ी हुई है। और वही जो बार बार आतंकवाद के मामले में भारत का विरोध करता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम खुद फैसला करें, जाने इस बात को कि ये नेहरू जो है भारत के खिलाफ किस स्तर का वो गद्दार था। अब ये सवाल है कि इसकी जानकारी हमारे कितने भारतीय भाई बहनों को है, उनको बताया जाए तो कम से कम वो नेहरू की गद्दारियों से भी परिचित हो जाएंगे और इस बीजेपी और मोदी की भी गद्दारियों से परिचित हो जाएंगे कि किस तरह से नेहरू की गद्दारियों को ये सब छिपाते हैं। और साथ साथ जो जीएनपीसी के जो चाटुकार पत्रकारों का जो गिरोह है, जिसमें कि आशुतोष है, जिसमें कि वो अभिषेक शर्मा है, रवीश कुमार है इत्यादि, अजीत अंजुम, तमाम एक पूरी फौज है उसकी पत्रकारों की। इनके भी चरित्र के विषय में हमारी आवाम जो है वो जान जाएगी कि इतने गद्दारों के प्रति जो है यह क्यों और कैसे ये उनके पक्ष में कैसे क्यों और कैसे ये माहौल बनाते हैं। और इस तथ्य की जानकारी जो अभी बताया गया है कि नेहरू ने जो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली भारत को मिलने वाली थी, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने दुश्मन चीन को दिला दिया। इसकी जानकारी भारतीय जनता दल ने इसी सोशल मीडिया के यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से कई बार इसको बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। और बार बार ये कहा कि ये उसकी घोर गद्दारी का एक स्पेसिमेन है और नमूना है। तो लेकिन अब उसी को ये पत्रकार सुशांत सिन्हा भी वर्णन कर रहा था, लेकिन कह रहा था कि ये नेहरू की गलती है। तो सुशांत सिन्हा महोदय या कोई भी जो उनके चाटुकार किस्म के जो पत्रकार हैं वो जान लें कि ये गलती नहीं है महोदय, ये देश के खिलाफ गद्दारी है। और गद्दारों को बचाने वाला भी देश का गद्दार होता ही है। तो आप भी इस देश के गद्दार हैं, बीजेपी तो है ही, मोदी महोदय तो हैं ही, और आप भी। तिब्बत के भी विषय में बोल रहा था। तिब्बत के विषय में भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है। असल बात है ना कि ये यूट्यूब जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में अभी ठीक से पहुंचा नहीं है। यदि ठीक से पहुंच जाए, लोग इन तथ्यों से माने अवगत हो जाएं, पूरी जानकारी हो जाए, पूरी जागरूकता हो जाए, तो हमारी भारतीय आवाम जागरूक होकर के इन सारी देश विरोधी ताकतों के 1 मिनट में उखाड़ दें, और जिसकी आवश्यकता है। तो इसी यूट्यूब के माध्यम से भारतीय आवाम ताकत दल बताया हुआ है कि तिब्बत के मामले में कि तिब्बत मैंने चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे मैंने बताया ना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है यह विश्व की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी नरसंहारी
ये संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था, क्या उनके आदर्श थे साम्यवाद के, ठीक उसके विपरीत हत्या के मारे जहां, वो भी करोड़ों में हत्या, इसका इतिहास रहा है कम्युनिस्टों का। तो पता नहीं किस मुंह से ये जो है, ये अपने भारत के टेलीविजन वाले इन कम्युनिस्टों के पत्रकारों को बुलाते हैं, उनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, और ये नहीं पूछते हैं, ये पत्रकार जो है तालिबान का वर्णन करेंगे, अलकायदा का वर्णन करेंगे, या जो और भी जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं आपके, वो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, इस प्रकार के तमाम आतंकवादियों का वर्णन करेंगे, और मुस्लिम ब्रदरहुड, बोको हराम, सबकी बात बोलेंगे। लेकिन ये कितने बड़े आतंकवादी ये कम्युनिस्ट वाले हैं और कितना बड़ा नरसंहार किए हैं, इस पर इन पत्रकारों की जो है वो घिघी बंद है। और यही नहीं, रूस में जब इन कम्युनिस्टों ने कब्जा किया, रूस में हमारे सभी भारतीय भाई बहन, वहां पर 2 करोड़ लोगों की हत्या करके तब इस कम्युनिस्ट वालों ने रूस पर कब्जा किया। चीन में जो कब्जा किया वो 10 करोड़ लोगों की हत्या करके वो कब्जा किया वहां पर। ये इनका इतिहास है। चीन के इशारे पर कंबोडिया, या इसको कंबुचिया कहते हैं, कभी कंबोडिया कहते हैं, कभी कंबुचिया कहते हैं, वहां पर पॉल शासक के द्वारा 20 लाख लोगों की निशंस हत्या करके जो है कम्युनिस्टों ने कब्जा किया। और तिब्बत में भी 80 लाख तिब्बतियों को मौत के घाट उतार करके तब कब्जा किया। तो चाहे आपका तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड हो, चाहे बोको हराम हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, या लश्कर तोयबा हो, जो भी हो, ये कितनी हत्याएं की होंगी? 1000 में। सबको जोड़ लीजिए तो वो लाख भी नहीं पहुंचेगा। कम्युनिस्टों का नरसंहार करोड़ों में है। और भारत में भी जो पश्चिम बंगाल में इनका शासन था, करीब 35 या 38 साल तक लगातार 50,000 जो है राजनीतिक हत्याएं ये करवाए हैं। सवाल ये है कि ये जो पत्रकार हैं, इन कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं को कैसे बुलाते हैं? ये सबसे बड़े आतंकवादी भी हैं कम्युनिस्ट वाले, सबसे बड़े नरसंहारी भी हैं। तो ये तथ्य जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। लेकिन बात इतनी सी थोड़ी है। इन कम्युनिस्टों की सरकार है वहां पर केरल में। यदि एक जागरूकता हम हमारे केरल के भारतीय भाई बहनों में जला जाए कि भाई ये विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, विश्व के सबसे बड़े नरसंहारी हैं, इनको चुनना जो है देश के लिए ही कलंक नहीं बल्कि विश्व के लिए कलंक है। तो निश्चित इस तरह की जागरूकता उसमें आती है। और इस तरह की कम्युनिस्टों के साथ जो है इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन भ्रम से या भूल से या गलती से अभी भी उसको कांग्रेस कह रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है। ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस है ही नहीं। यह तो एक मतलब कि एक कुनबा है, कोटेरी है, जिस पर जो है ये जो नेहरू परिवार, हालांकि उसका नाम हो गया गांधी परिवार, अब वो मोहनदास करमचंद गांधी को लोग भूल ही गए कि असली गांधी मोहनदास करमचंद गांधी वाला गांधी है कि ये जो नेहरू परिवार जो है जिसने अपना चोला ओढ़ लिया है गांधी वाला, ये भी देश के साथ बहुत बड़ा धोखा चल रहा है।
देश के सामने बहुत सबसे बड़ा धोखा है कि असली गांधी कौन है। जो वो मोहनदास करमचंद गांधी की पीढ़ी वाला कि नेहरू के परिवार वाला जिसने अपना चोला बदल लिया है गांधी के रूप में। ये उस संगठन पर गेंडुली मार करके बैठा हुआ है ये नेहरू परिवार, और इसको अपने स्वार्थ के अनुसार, निजी स्वार्थ के अनुसार उसको चलाता है, घुमाता है और नियंत्रित करता है। जब भी मैंने उसको बहुमत मिलता है तो उसी के अंडे बच्चे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये तो देश ने देखा है। तो हर तरह से अभिशाप है वो। और तो वो एक कोटेरी है, चंडाल चौकड़ी है, कॉकस है, वो कोई संगठन है ही नहीं। और वो यदि कांग्रेस को कहा जाए तो कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें वो सुभाष चंद्र बोस थे, कभी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी थे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वगैरह थे। तो वो कुछ मायनों में कांग्रेस थी। अब तो सिर्फ नेहरू परिवार की एक कोटेरी है, वो कुनबा है। तो इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको कांग्रेस तो हरगिज न माने। भले ये छल कपट से जो है चुनाव आयोग से इसने मान्यता ले रखी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न तो ये भारतीय है न तो राष्ट्रीय है, ये भारत विरोधी भी है और एंटी नेशनल भी है, और कांग्रेस भी नहीं है। बीजेपी वाले इसको बचाएं बात दूसरी है, अब किस लिए बचा रहे हैं उनका एक स्वार्थ है। तो हमारे भारतीय भाई बहन इसको जो भूल से जो है कांग्रेस जो कह रहे हैं ये कहना छोड़ दें, बल्कि उसको ये जीएनपीसी कहें, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कहें उसको। तो केरल में, पश्चिम बंगाल में ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस और कम्युनिस्ट वाले सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक दूसरे के सामने रहते हैं, लेकिन बाकी और मायनों में हमेशा साथ साथ रहते हैं, लिपटे हुए, वो इंटरट्वाइंड, बिल्कुल लिपटे हुए। सिर्फ जब केरल के मसले आते, जब वो भी केरल का विधानसभा का या कोई और चुनाव हो, तो केरल में केरल की स्थिति में, पश्चिम बंगाल में यह दोनों माने जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस वाले और कम्युनिस्ट वाले ये आमने सामने होते हैं। बाकी सभी मामलों में हमेशा जो एक दूसरे के प्रति गुथे रहते हैं, इंटरट्वाइंड रहते हैं। तो यह भी जितने गद्दार कम्युनिस्ट वाले हैं उतने ही गद्दार, जो उससे कहीं अधिक गद्दार ये जीएनपीसी वाले हैं। तो ये जो है, जो नरसंहारी कम्युनिस्ट वाले जो है, जब चीन की कब्जा करने के बाद वो तिब्बत पर इसी प्रकार नरसंहार करके, यानी जिनोसाइड, वो भी मैसिव स्केल पर, बड़े पैमाने पर, जब तिब्बत को कब्जा करने जा रहे थे, तो तिब्बत डर करके अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने अपना शिष्टमंडल भारत भेजा कि हम जो है भारत में विलय चाहते हैं और हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस तिब्बती शिष्टमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, उससे मिला नहीं, और उसको उस शिष्टमंडल को इंतजार करवाता रहा। और इसी बीच में इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक उसका चमचा था गद्दार के.एम. पनिकर, उसके द्वारा एक चिट्ठी लिखा उसको, जो वहां का शासक था चीन का, उसका नाम है माओ त्से तुंग। कुछ लोग जो है उसको माओ जिडांग भी कहते हैं, माओ जिडांग। और अब हम लोग तो एक जमाने से उसका यही नाम सुनते आए हैं, माओ त्से तुंग, लेकिन अब पता नहीं क्यों कैसे उसका नाम माओ जिडांग हो गया। तो उसको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा
उस पत्र को अपने एक चमचा गद्दार केएम पनिकर के द्वारा भिजवाया। उस पत्र में यह था कि भारत तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को, सॉवरेंटी को स्वीकार करता है। मतलब इसका यह हुआ कि इस नेहरू ने उस तिब्बत को, जो तिब्बत चीन की नरसंहारी विस्तारवादी गतिविधि से त्रस्त होकर के, भयभीत होकर के भारत में विलय चाह रहा था, उसने अपना शिष्टमंडल भेजा था। जिस शिष्टमंडल को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है नेहरू उसको इंतजार करवाया, और जो है इसी बीच में उसने पत्र लिखा कि तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को भारत स्वीकार करता है। मतलब कि उसने थाली में सजा करके उस तिब्बत को चीन के हवाले किया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इसको सुशांत सिन्हा जैसे, प्रदीप सिंह जैसे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे, मनीष ठाकुर जैसे, डीके दुबे जैसे मोदी भक्त, वो पत्रकार जो कि मोदी के प्रति भक्ति भी दिखाते हैं और नेहरू की सारी गद्दारियों को ढकते भी हैं, तो ये भी देश के कम गद्दार नहीं है सब पत्रकार। अब ये तो ये जो है उसको, उस तिब्बत को जो है थाली में सजा करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस तिब्बत को उस दुश्मन चीन के हवाले कर दिया। जब ये चिट्ठी भेज लिया, तब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस तिब्बती शिष्टमंडल से कहता है कि अब आप जाकर के माओ से तुंग से मिलिए। तो अब तो हमारे भारतीय भाई बहन खुद ये फैसला करें, खुद इसको समझें कि जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उस तिब्बत को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के हवाले, चीन को सौंपा थाली में सजा करके। तिब्बत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए कि यदि तिब्बत भारत के साथ होता तो नेपाल ऑटोमेटिक जो है वो भारत के साथ होता ही, इसलिए कि उधर तिब्बत इधर भारत, बीच में वो नेपाल कहाँ जाता। उसे नेपाल भी भारत में मिलना चाह रहा था। इसकी भी अलग कहानी है। हालांकि ये कहानी हम शुरू करेंगे तो और ये एपिसोड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो उसमें जो है यानी नेपाल के शासक थे त्रिभुवन सिंह, शायद 1949 या 48 की बात है। वो भी चीन की विस्तारवादी, नरसंहारी विस्तारवादी जो गतिविधियों से त्रस्त होकर के, भयभीत होकर के भारत में विलय चाह रहे थे। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस नेपाल को भारत में मिलने नहीं दिया। जिस प्रकार से वो तिब्बत को मिलने ही नहीं दिया, बल्कि तिब्बत को दुश्मन चीन के हवाले कर दिया। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा कल्पना करें कि यदि तिब्बत भारत के साथ होता तो सामरिक दृष्टि से ये चीन की अपेक्षा इस जो है वो सामरिक दृष्टि से इसकी स्थिति कितनी, माने चीन की अपेक्षा जो कितनी मजबूत होती। तो ये इन बातों का ध्यान रख करके हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम खुद सोचे, खुद गौर करें, खुद फैसला करें कि ये नेहरू जो है भारत का ही प्रधानमंत्री बन करके भारत के खिलाफ कितनी गद्दारियां कर रहा था और किस स्तर का वो गद्दार था। और तिब्बत के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि जब ये चीन तिब्बत को नरसंहार के जरिए तिब्बत पर कब्जा करना चाह रहा था, तो ये इस नेहरू ने कुछ समय के लिए उसको मना कर दिया। वो कहा कि
और चूंकि वो 10 करोड़ लोगों का संहार करके जो है ये कम्युनिस्ट वाले चीन पर कब्जा किए हुए थे। तो जो स्थिति आज इसमें तालिबान की इराक में है कि यानी कोई देश उससे संबंध रखना नहीं चाहता, वो एक अंतर्राष्ट्रीय अछूत बना हुआ है, परिया बना हुआ है। ठीक वही स्थिति थी 1949 के आसपास कम्युनिस्टों की चीन के ऊपर, क्योंकि वो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है परिया बने हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय अछूत बने हुए थे। कोई भी उनसे जो है राजनीतिक संबंध जो है रखने को तैयार नहीं था। उसी समय ये गद्दार नेहरू जो है इस चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाया। और कैसे दिलवाया कि जब वो चीन जो है इसको तिब्बत के ऊपर नरसंहार के जरिए जो है कब्जा करना चाहता था, उसको रोक दिया। कहा कि यदि आप इस समय वो नरसंहार करेंगे तिब्बत में, तो आपको सदस्यता दिलाने में ये अमेरिका और इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले वो विरोध करेंगे, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगी आपको सदस्यता। तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए और हम आपको कोशिश करके जो है सदस्यता इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवा देते हैं, तब आप कब्जा करिए। यही गद्दारी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दुश्मन चीन को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाई। और जब चीन को, दुश्मन चीन को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता दिलवा लिया, तब बोला कि अब आप जो है तिब्बत के ऊपर हमला करके, आक्रमण करके, नरसंहार करके तिब्बत पर कब्जा कर सकते हैं। इस स्तर का वो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू। और इतना ही नहीं, अब इस जो आगे मैं तथ्य बता रहा हूं, इस तथ्य को भी जो है पत्रकार सुशांत सिन्हा कह रहा था कि जिस समय ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन का वाम दल जो है नरसंहार के, और वो नरसंहार जो है कितने पैमाने पर था, यह भी जानना जरूरी है। 80 लाख तिब्बतियों को मार करके इन कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया हुआ है। 80 लाख। जरा ये तादाद तो आप सुनिए। बाकी जितने भी आतंकवादी हैं, आपका ये तालिबान, अलकायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड, बोको हराम, या जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, कितनी हत्या की होंगे? हजार। इनका लाखों में नहीं, करोड़ों में। तो कम्युनिस्ट वाले जो है विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े नरसंहारी हैं। तो तिब्बत में 20 लाख लोगों को मार करके, तो हाँ, तो जिसमें चीनी सेना तिब्बतियों का नरसंहार कर रही थी, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीनी सेना के लिए, जो चीनी सेना तिब्बतियों का नरसंहार कर रही थी, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीनी सेना के लिए चावल भेजा। तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भेजे गए चावल के भोजन के आधार पर चीनी सेना ने तिब्बतियों का नरसंहार किया। इस कदर का ये गद्दार है ये जवाहरलाल नेहरू। अब सवाल यह है कि सारे तथ्य जो है वो छिपाए गए हैं। क्या इसकी जानकारी पाने का हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को हक नहीं है? जब ये तथ्य, अच्छा, और ये मैंने नेहरू की गद्दारियों का तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ये सब जानकारी जो मैं बता रहा हूं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, उस बड़े पहाड़ का मस्तूल भी नहीं है। तो ये सुशांत सिन्हा, मोदी का अंधभक्त, इसको भी कह रहा है कि ये देखिए नेहरू की गलती। ये सुशांत सिन्हा की गद्दारी जरा देखिए। इस नेहरू की इस कुकृत्य को भारत के खिलाफ गद्दारी नहीं बोला है, बोला है कि ये गलती। यही तो है।
बीजेपी वालों की हमारे भारत के खिलाफ गद्दारी कि नेहरू की गद्दारियों को इसे बोलने की गलती बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि भाई नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए समझ जाइए कि भाई इतने बड़े गद्दार को उनके गद्दारी को छिपाना भी और उसका महिमा मंडन करने के लिए यानी कितनी बड़ी साजिश की गई होगी और कितनी बड़ी फौज का निर्माण हुआ होगा। एक पूरे जो है यानी जेएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग की फौज तैयार की गई। पूरा मीडिया, जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वह भी नेहरू की गद्दारियों को छिपाने वाला और नेहरू के का महिमा मंडन करने वाला। और जब बात होती है तो अब खैर चूंकि इसी विषय को बताना कि इतिहास जो है वो गलत लिखा गया। वामपंथी इतिहास, वामपंथी हो चाहे जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने भी जो लिखा है उसके विषय में भी मैंने बताया है। ये वामपंथी इतिहास, इसमें भी एक बहुत बड़ी चाल है। ये बीजेपी वाले जो है वामपंथी इतिहास बोल करके सिर्फ वो वाला जो यानी जो हिंदुत्व वाला इतिहास की बात करते हैं कि उसमें जो है गोडसे की महिमा मंडन हो तो वो उसमें आरएसएस का महिमा मंडन हो और उसमें शिवाजी को लाएंगे तो राणा प्रताप को लाएंगे तो मुगलों को आक्रांता बोलेंगे। वो इसी इतिहास की वकालत करने के लिए जो है वामपंथी इतिहास या उसी इतिहास को बदलने की बात करते हैं। तो ये भी देश विरोधी हैं, ये भी बीजेपी वाले भी देश विरोधी हैं। यदि इतिहास को बदलना ही है तो सिर्फ जो है ये नेहरू और गांधी की जो गद्दारियों को उजागर करने वाला और हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्य भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू। इनमें जो दो चार जैसे हैं कि आप खुदीराम बोस कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर बिहार के। सुब्रमण्यम भारती कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। श्रीमती रानी चंद्रिमा कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। श्रीमती रानी गडलियू कहाँ की थी? नागालैंड की थी। तो इनकी कुर्बानियों को, इनकी शहादत को, इनके त्याग बलिदान को सामने लाने वाला इतिहास चाहिए इस देश को, ताकि देश में देशभक्ति का माहौल आए, त्याग बलिदान का माहौल आए, एकता का माहौल आए, भारतीयता का माहौल आए। वो इतिहास चाहिए। वामपंथी इतिहास का तर्क दे करके ये जो बीजेपी वाले जो बात करते हैं, सिर्फ उसमें जो है वो आरएसएस परस्त वो इतिहास को लाना चाहते हैं। टकराहट वाली कि शिवाजी को लाएंगे, राणा प्रताप को लाएंगे, मुगलों को नीचा दिखाएंगे, आक्रांता बोलेंगे और इस देश को तबाह करेंगे चीन के इशारे पर। ये साजिश है वो बीजेपी वालों की। तो उससे भी खतरनाक मंसूबा जो है बीजेपी वालों का है, इससे उसे बच कर रहना चाहिए। ये वास्तविकताएं हैं। और देखिए इस वास्तविकता के विपरीत किस तरह का माहौल बनाते हैं, जो किस तरह का वो चर्चा चलाते हैं टीवी चैनलों पर, ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। बार बार कहा जा रहा है कि इस केजरीवाल के
मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी में हमारे भारतीय भाई बहन कदापि न फंसे, चाहे गुजरात के हमारे भारतीय भाई बहन हो, चाहे कहीं के भी हो। यह देश के केजरीवाल इस देश का गद्दार है। अब केजरीवाल की गद्दारी को बीजेपी छुपाए, बात दूसरी है। यह देश के गद्दार भी है और इस जीएनपीसी का एक दूसरा अवतार भी है, उसका सेकंड इनकारनेशन भी है। तो खुद अपने आप में अभिशाप है इस देश का। जितनी बड़ी अभिशाप जो है जीएनपीसी है, उससे बड़ा अभिशाप जो है ये केजरीवाल है, क्योंकि वो इसी जीएनपीसी का एक अवतार है। वो शायद उसके कुछ सिपा सालार केजरीवाल के बोलते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है, जो 2-3 साल पहले पैदा हुई पार्टी, उनको वक्त दें। सवाल 2-3 साल पहले की बात नहीं है कि सवाल इस देश का है। सभी लोग समझें, आम आदमी पार्टी के माने केजरीवाल के समर्थक भी समझें। देश का महत्व जो है उनके दिमाग में आना ही पड़ेगा। जब देश का महत्व आएगा तो यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद सोचें कि उनको देश प्यारा है या देश का गद्दार प्यारा है, फैसला करें ना। तो ये केजरीवाल देश का गद्दार है। वो केजरीवाल इसने समर्थन किया है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो घोर गद्दार था कन्हैया कुमार, घोर गद्दार है कन्हैया कुमार, जिसने जेएनयू के प्रांगण से ये नारा लगवाया था, इतना घोर देश विरोधी, उसका एक समर्थक है। तो केजरीवाल के जितने भी अंधभक्त किस्म के हैं कार्यकर्ता या पदाधिकारी खुद फैसला करें, उनके लिए महत्व देश का है या उनके लिए महत्व या भक्ति उनकी जो है देश के गद्दारों के प्रति है। ये फैसला कर लें वो पहले। और यही चीज अप्लाई लागू होती है जीएनपीसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी नेता हैं, उनकी भक्ति वो देश के प्रति है या जो नेहरू गांधी और गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, इन गद्दारों के प्रति है। और वही पैमाना, वही वसूल, वही सिद्धांत इस बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, जो बोला जाता है कि 12 करोड़ है, उन पर भी लागू होता है कि उनके लिए महत्व देश का है, कि उस बीजेपी का है जो कि देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी, सबसे बड़ी अभिशाप पार्टी, इस जीएनपीसी की हमेशा हर वक्त जो है वो रक्षा करती रहती है। तो ये जो है इस तरह का सवाल जो है हर एक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। अभिशाप जो है केजरीवाल है, अभिशाप जो है ये राहुल है, अभिशाप जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, राजीव, ये सब अभिशाप है। लेकिन बाकी लोग हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और उन सबसे गुजारिश है, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हों, उनके लिए देश जो है सर्वप्रथम है। यदि सर्वप्रथम है तो इन गद्दारों को गद्दार के रूप में समझें उसको। अब मैं कुछ नमूने बता रहा हूं कि जो घोर समर्थक समाजवादी पार्टी के लोग, घोर समर्थक बहुजन समाज पार्टी के लोग, घोर समर्थक मोदी के भक्त, इनके कट्टर समर्थकों के बीच में भी मैं गया हूं। मैंने बताया ना कि बस साधन की कमी है, बस साधन के लिए कोशिश चल रही है और साधन जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जैसे समाजवादी पार्टी के, मैंने समाजवादी पार्टी का या मुलायम अखिलेश के समर्थक जो है, उनके बीच में भी मेरी बात हुई। जब बातचीत चली, मैंने एक ही सवाल किया कि आखिर इस जातिवाद के आधार पर कब तक ये देश खींचेगा, कब तक इसको खींचा जाएगा। और जो कि जातिवाद जहर है, तो
समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक लोग भी कहे कि नहीं साहब, ये जातिवाद तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन हम करें क्या? हमारे चारों ओर जो है जातिवाद करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी वो भी जातिवाद करती है, बीजेपी भी जातिवाद करती है, घोर जातिवादी ये कांग्रेस वाले हैं। तो हमको भी जब इसमें जिंदा रहना है तो हम क्या करें? तो हमने उनसे पूछा कि ये कोई जातिवाद जैसा अपराध कर रहा है, वो सबसे बड़ा अपराध है, ये भी वो माने कि अपराध है, अपराध कर रहा है, तो क्या नैतिक रूप से यह अधिकार किसी को या आपको मिल जाता है कि आप भी वही गलती करें? ये जातिवाद में सुधार तो तब होगा ना कि जबकि जनमत इसके लिए तैयार होगा कि नहीं भाई, जातिवाद जो है वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा इस देश का अभिशाप है। तो इस बात को माने काफी समझाने पर माने, वो कौन? समाजवादी पार्टी के या अखिलेश मुलायम के कट्टर समर्थक भी माने। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इस तरह की एक टीम होनी चाहिए जो कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हों, चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे आरएसएस के समर्थक हों, देश की बात समझाइए और देश का मत समझाइए, सब लोग समझेंगे। साधन की जो सीमित जो बाधा है उसके चलते जो है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारे भारतीय भाई बहनों में देश का महत्व है। अपने उनके हृदय के कोने में कहीं न कहीं उसका महत्व छिपा है। उसी जो देश की सर्वोच्चता का जो महत्व है, उसी को जगाने की जरूरत है। अब वही मैंने कहा ना कि ये वीडियो जो है वो अभी जन जन तक पहुंचा नहीं है, सीमित रूप में पहुंचा है। यदि सभी लोग इसको देखें, सभी लोग आगे बढ़ाएं, तो जागरूकता निश्चित है देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति, और वास्तविक जो है वो देशभक्ति के प्रति वो जागरूकता आएगी। और जब वो जागरूकता आ जाएगी तो देशभक्ति के नजरिए से, देश की सर्वोच्चता के नजरिए से जब वो देखेंगे सारी चीजों को, तो उनको सभी चीजें वो पूरी स्पष्टता से दिख जाएंगी, जिनके लिए भारतीय वाम ताकत दल आज 4 साल से अधिक और 12 से अधिक वीडियो के जरिए जो है वो बता चुका है। तो ये नमूना रहा हमारे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के जो समर्थक रहे हैं उनका। और इसी प्रकार मैंने बताया कि जौनपुर में हम वो टहल रहे थे, तो अब अपने जो है कुछ कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे। एक थे समरनाथ यादव, वो पदाधिकारी हैं इसके भारतीय वाम ताकत दल के, और पेशे से वो वकील हैं। हमने पूछा कि वकील साहब क्या इस गांव में, अच्छा, एक जनरल ट्रेंड होता है गांव देहात में जाइए, साहब ये जो गांव है ना ये हाथी वालों का है, ये गांव है ना वो साइकिल वालों का है, इस तरह की बात है। हाथी वालों का तो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए हाथी के हवाले, साइकिल वालों का तो छोड़ दीजिए साइकिल के हवाले। ये मानसिकता बहुत ही गलत है। सभी को अपनाना है, सभी को देश के महत्व के, आवाम के महत्व को सभी को समझाना है और सबको साथ मिलाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के काफी समर्थक लोगों के बीच में जब बात हुई तो इस बात के लिए सहमत हुए कि देश में एकता होनी चाहिए, जातिवाद जो है जाना चाहिए, सहमत हुए इस बात के। तो हमारे जो हम जा रहे थे तो हमने पूछा अपने जो पदाधिकारी समरनाथ यादव जी से, जो पेशे से वकील थे। मैंने कहा वकील साहब, क्या इस गांव में किसी को आपने फोन किया है, क्या हम लोग चलें? कैसा फोन तो नहीं किया है, लेकिन ये हाथी वालों का गांव है। तो मैं कहने ये सब कहना छोड़ दीजिए, ये हाथी वालों का गांव है और साइकिल वालों का गांव है। तो वहां पर मैं गया, मैंने किस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। तो एक जो है पहले से ही वो बड़बड़ बोलने लगा कि आप लोग वोट वाले हैं ना, और यहाँ हम सभी लोग जो हाथी पर कोई वोट देते हैं उसी पर ठप्पा लगाते हैं,
और यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलेगी, ये तमाम जो है कम से 5 मिनट तक बिल्कुल बगैर रुके हुए वो बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहा। और फिर बोलते बोलते वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और हम लोग खड़े खड़े, तो मैंने उनसे कहा कि जो ये भाई साहब थे ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि यदि आप लोगों का मन ये इस हाथी के लिए है तो बहुत सही है, जहाँ जहाँ आपका मन करता है तो वहीं तो आप जो है वोट करेंगे। और लेकिन हम लोग जो है आपसे ये कहने आए हैं कि हम आपके सामने इस खाट पर बैठ सकते हैं कि नहीं। हमने बस यही सवाल, अधिकारी साहब क्या बात करते हैं, बैठिए 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 बैठिए। तो फिर हमने ये कहा कि जो भाई साहब ने कहा वो सब सही है, लेकिन हमारा एक सवाल है आप लोगों से कि जातिवाद मान लीजिए समाजवादी पार्टी करती है, बहुजन समाज पार्टी करती है, तो क्या यह देश जातिवाद से चलेगा? एक सवाल मैंने उनको किया। दूसरा कि बाबा साहब को आप लोग ईश्वर की तरह, खुदा की तरह आप लोग पूजा करते हैं, वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। उसी बाबा साहब के सहयोग से एक संविधान बना है देश का, भारत का संविधान जिसे कहते हैं। वो संविधान जो है वो कहता है कि हम भारत के लोग हैं, ना तो हम यादव हैं, ना तो हम हरिजन हैं, ना तो हम ठाकुर हैं, ना तो ब्राह्मण हैं, हम भारत के लोग हैं। ये देश संविधान, ये देश भारत के संविधान से चलता है। तो संविधान का उल्लंघन करके, उसका अपमान करके, उसका अनादर करके कब तक जो है यह देश चलेगा? तो नहीं सर, अब आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। और दूसरी बात कि बाबा साहब ने तो जो उनके सहयोग से जो भारत का संविधान तो बनाई है, बाबा साहब ने खुद इसकी वकालत करते थे कि एक जाति विहीन समाज जो है बनना चाहिए, या हमारी एक ही जाति हो। बात सही है, संविधान भी कह रहा है कि एक ही जाति, हम भारतीय। तो हमने कहा भाई कि इसके अलावा जो ऐसे अमर शहीद रहे जिन्होंने अपने खून का बलिदान किया है, सुभाष, मैंने कहा कि सुने होंगे या नहीं तो सुने होंगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, नाम तो सुने, मैंने कहा नाम सुने, कहाँ सुने हैं। इन्होंने इसी भाव से किया कि हम जो देश की आज़ादी हम ला रहे हैं अपनी कुर्बानी देकर, अपनी जान देकर के, ये सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। वो यादव, ठाकुर, ब्राह्मण और हरिजन के नाम नहीं, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। तो इस बात को तस्दीक की है हमने बताया, फिर आगे भी बताया कि भाई जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उनके विचार, उनका मुख्य जो विषय था कि हमारे ये जो तबका है जिसको शूद्र बोल करके हजारों साल तक जो है उसके साथ उसको अपमानित किया गया, उसका शोषण किया गया, उसके साथ जो है वो नाइंसाफी की गई, उसको घाव दिए गए। तो उसके उत्थान के लिए जो कोशिश कर रहे थे बाबा साहब, लेकिन उनके जो विचार थे वो मानवता केंद्रित थे। यहां तक कि उन्होंने धर्म को भी, जो धर्म होता है ना कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म जो है, जो भी, हालांकि वो धर्म तो नहीं, वो पंथ है, तो इन पंथों को भी मानवता की कसौटी पर कसने के लिए या मानवता के सामने आईना दिखाने के लिए उन्होंने चुनौती दी थी। तो उनको मैंने बताया कि उनके कुछ वक्तव्य भी मैंने सुना है, और इसी पंथ या धर्म के विषय में। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हों। उनका आगे कहना था कि हमको तो वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करते हो। यह विचार था उनका। तो बोले कि नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप, मैंने कहा कि इन्हीं के समकक्ष और इन्हीं के पहले
पैदा हुए। एक थे हमारे देश के बहुत बड़े संत और दार्शनिक थे स्वामी विवेकानंद। उनके भी विचार, इनके पहले जिन बातों पर ये बल दिया करते थे मानवता केंद्रित जो है, वही बात जो है स्वामी विवेकानंद भी बोला करते थे। तो उनके भी वक्तव्य को मैंने सुनाया। जो बैठे थे हमारे यानी पिछले भारतीय भाई बहन या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का जो गांव के लोग थे हमारे, वो भारतीय भाई बहन के समक्ष जो कि खाट पर बैठे थे। अच्छा, इसके पहले जब वो जो हमने कहा था कि क्या मैं बैठ सकता हूं, और बैठने के बाद मैंने कहा कि भाई कि क्या एक गिलास पानी मिल सकता है, बड़े प्रेम से कहना ऐसा पानी भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। मैंने मीठा खाना बाद में हम आएंगे तो मीठा, आपका मीठा भी खाएंगे और जम के खाना भी खाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक गिलास पानी। बड़े प्रेम और आदर के साथ मैंने देखा कि हमारे समाज के, हमारे भारतीय समाज के इन तबकों में जब आप कहिए कि हम पानी पीना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं, आपका खाना खाना चाहते हैं, वो बहुत ही अपने को यानी एक मैंने क्या कहते गौरवान्वित आदर से महसूस करते हैं। इस्लाम आस्था वाले तबके में जाइए और कहिए कि सब हम जो आपका पानी पीना चाहते हैं, एक गिलास पानी पिलाइए, मीठा खिलाइए, खाना खिलाइए, बहुत ही आदर भाव से। ये भावना है। ये बीजेपी के जितने कट्टर किस्म के हैं ना, वो उनको छिनगियाते रहते हैं, उनको दूर करते रहते हैं। और जब सिर्फ चुनाव का जब वक्त आता है तो उनके साथ जो है एक नाटक करके वो कोई बैठ कर खाना खाता है, फोटो खिंचवाता है, वो बात दूसरी है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब भी हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारा अनुभव रहा है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जब भी कहे कि भाई हम पानी पिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए, खाना, अरे इतने आदर के साथ, तो वो रहा। तो हमने बताया कि भाई कि बाबा साहब के पहले हमारे स्वामी विवेकानंद थे, और वो भी मानवता केंद्रित ही जो उनका दर्शन था। हिंदू सनातन धर्म को भी उन्होंने मानवता की कसौटी पर ही कसा उन्होंने, और उनका वक्तव्य भी मैंने वहां पर गांव वालों को, जो हमारा यानी बाबा साहब के जो समर्थक थे, उनको मैंने सुनाया। तो मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जो है 1890 के दशक में कहे थे। मैंने कहा कि वो अंग्रेजी में जो क्या बोले तो उसको मैं सुनाता हूँ, और फिर उसका जो भावार्थ है उसको भी मैं सुनाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा था, नहीं वो उसका जो हिंदी रूपांतर मैंने बताया। उन्होंने कहा था कि भाई मैं उस प्रभु का सेवक हूं। स्वामी विवेकानंद ने माने पंथ को, माने धर्म के विषय में उन्होंने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। देखिए, कहते हैं मैं बस उसी का मैं सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग, मैं उसी प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और इसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बिल्कुल स्पष्ट थे। तो वह भी मानवता केंद्रित बातों पर बिल्कुल स्पष्ट थे, बहुत ही बल दिया करते थे। और इसी प्रकार हमारे बाबा साहब भी बल दिया करते थे। और कई ऐसी चीजें थीं, कई ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं थीं कि जो कि स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब में काफी चीजें मिलती जुलती थी। जैसे बुद्धि की तीक्ष्णता। स्वामी विवेकानंद के विषय में लोग कहते थे कि मोटी से मोटी पुस्तक हो, वो बहुत कम समय में, आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरी पुस्तक जो है वो पढ़ जाया करते थे। और पढ़ी नहीं जा करते थे, बल्कि उसको समझ भी लेते थे, और समझ ही नहीं लेते थे, बल्कि उसको
याद भी कर लेते, कंठस्थ। तो किसी मोटी से मोटी पुस्तक को पढ़ भी जाना, समझ भी जाना और याद भी कर लेना कम से कम समय में, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर। ये प्रतिभा थी हमारे, ये प्रतिभा और ये विलक्षणता थी हमारे स्वामी विवेकानंद की। उसी प्रकार बाबा साहब में भी मोटा जो है वो दस्तावेज हो, बहुत कम समय में पढ़ भी जाना, समझ भी जाना और याद भी कर लेना। और मानवता के विषय में यानी वो था इनका। तो हमने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि हमारे इस भारतीय समाज का एक तबका स्वामी विवेकानंद को बहुत बहुत इज्जत देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है। वही तबका, वही सम्मान जो है हमारे बाबा साहब को देने से कतराता है। नाटक तो जरूर करेगा, नाटक जब उनकी जयंती आएगा तो फूल माला चढ़ाएगा, जो भी करेगा, लेकिन मन से उनको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तबका जो कि स्वामी विवेकानंद को इज्जत देना चाहता है, लेकिन हमारे बाबा साहब को वही इज्जत, वही सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं है मानसिक रूप से। ठीक उसी तरह वाइस वर्सा हमारे भारतीय समाज का एक तबका है जो कि बाबा साहब को खुदा मानता है, उनको इज्जत देता है, लेकिन वही सम्मान हमारे स्वामी विवेकानंद को देना नहीं चाहता है। ये दोनों चीज जो है बहुत ही गलत है, बहुत बड़ी अभिशाप है। पूरे समाज को चाहिए कि बराबर का सम्मान जो है हमारे सभी लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं, पूरे समाज को चाहिए कि हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब को बराबर का सम्मान दे कि यह देश के लिए जो है अनमोल रत्न है। और उनकी बातें भी और उनकी शिक्षा भी और उनके बताए हुए रास्ते भी, उनके वसूल सिद्धांत, सभी कुछ देश के लिए अनमोल रत्न है। तो ये बातें जब मैंने बताई तो काफी लोग सहमत हुए। हमारा ये कहने का मतलब है अपने भारतीय भाई बहनों में इसी प्रकार की अनमोल बातें जो है बताने की आवश्यकता है, तभी तो एकता आएगी। तो अब लगता है कि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, और तब तक के लिए नमस्कार।